अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट यूरोप्स एनर्जी क्राइसिस कंडम। हम आज देखेंगे एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर के उसके कॉजेज़ क्या हैं और ओवरऑल उसका डायमेंशन समझने की कोशिश करेंगे। ये बात तो सबको पता है कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। एक डिटेल रिपोर्ट आई थी यूरोपियन यूनियन की, कोई कमीशन यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने पूरी बात एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से क्यों एनर्जी सप्लाई क्रंच आया और क्या पूरी डिटेल्स हैं। तो लेट्स बिगिन। कैसे हमने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो सिर्फ मेन हेडिंग्स किए हैं, अंदर की डिटेल्स ऑब्वियसली नहीं लिखी, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में 100 पेजेस की रिपोर्ट थी या इस तरह कोई काफ़ी लंबी रिपोर्ट थी। तो सबसे पहला सीन ये है कि एनर्जी सेक्टर इज बाय डिफॉल्ट साइक्लिकल होता है, ये तो हमें बात पता है, ठीक है। 3 डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी ट्राइलेमा इसको बोला है उन्होंने बेसिकली ऑब्वियसली न्यू टर्मिनोलॉजीज आप उनकी वेस्टर्न रिपोर्ट से उठाते हैं तो फिर आपको मज़ा भी आता है, रीडिंग करते हैं तो पता चलता है। अच्छा, एनर्जी ट्राइलेमा कहते हैं इसे। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का इशू है, ठीक है। 3 डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ट्राइलेमा 3 है, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तीनों चीज़ों को इंश्योर करना है। एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि प्राइजेस होनी चाहिए अफोर्ड के अंदर, लिमिट के अंदर होनी चाहिए, और सस्टेनेबल सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस होना चाहिए इन तीनों चीज़ों के अंदर, और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो स्ट्रेन और क्रंच की सप्लाई की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। और यूरोप इज़ फेसिंग एन एनर्जी क्रंच, एनर्जी सप्लाई क्रंच। अब बेसिक रीजंस तो वैसे मैं सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल लोग आपको यही बताएंगे कि आपकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से आपकी रशिया से 40% डिपेंडेंस, यूरोप की 40% गैस की डिपेंडेंस, एनर्जी की डिपेंडेंस रशिया पे है। रशियन यूक्रेन वॉर हो गई और इसकी वजह से आपका एनर्जी कंडम आ गया। ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, लेकिन इसके साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले कॉजेज़ क्या है आपके, जो कॉजेज़ हमने कुछ, उन्होंने जो रिपोर्ट के हिसाब से ये वाली तो अलग कर दी, इसी के अंदर आ जाती है। रिपोर्ट ने कुछ कॉजेज़ को सेपरेट किया है। एक है एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक इंडिजेनस फैक्टर्स हैं जो कि यूरोप के अंदर है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला एक्सोजेनस फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से? एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। वेदर की कंडीशन ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से आपकी जनरेशन नहीं हो रही रिन्यूएबल एनर्जीज की, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट इज पोस्ट कोविड रिकवरी, जो मैंने बताया ना, कोविड रिकवरी की वजह से सप्लाई क्रंच आया हुआ है, सप्लाई चेन्स अपनी ट्रैक पे वापस नहीं आ सकी, ठीक है। वो रिकवरी, वो वैसी ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पा रही, ठीक है। फिर आ जाता है सप्लाई कॉन्ट्रैक्शन। वही बात मैंने कर रहा हूँ कि सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सप्लाई प्रॉपर डिमांड को मीट नहीं कर सक रही और इस वजह से एक सप्लाई क्रंच आया हुआ है। फिर कैपिटल कंट्रैक्शन इन दी हाइड्रोकार्बन सेक्टर। अब हाइड्रोकार्बन से लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए ना, वो जो पूरी क्लाइमेट जस्टिस और उसकी जो पूरी एक मूवमेंट चल रही है, इसकी वजह से कैपिटल वहाँ पे कम किया गया है, एक ये रीज़न है। फिर कुछ इंडिजीनियस फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? लो विंड जनरेशन। अब विंड की जनरेशन कम होने की वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हुई, क्योंकि विंड पावर प्लांट्स वहाँ पे काफ़ी सारे लगे यूरोप के अंदर। ये नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो काफ़ी सारे विंड के ऊपर डाइवर्ट हो गए। ये आपका ओस्लो जो है नॉर्वे का कैपिटल, इसके अंदर पूरा इमिशन फ्री केस स्टडी है उसकी, इमिशन फ्री सिटी ओस्लो की, तो वो टाइड के ऊपर आई हुई थी। तो बेसिकली वहाँ पे विंड की जो जनरेशन आउटपुट है वो ही कम हो गया है, तो इस वजह से एक तो सप्लाई क्रंच इस वजह से आई। ये हमें ओवरऑल एनर्जी के डायनामिक्स पढ़ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे कि ऑयल क्यों नहीं आ रहा, गैस क्यों नहीं आ रहा, हम ओवरऑल उनकी एनर्जी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही, उनके पास को सप्लाई नहीं है, या कोई भी जो भी ओवरऑल एनर्जी की नीड्स हैं यूरोप की वो पूरी, क्योंकि यूरोप का लेंस है ना, ऑब्वियसली यूरोप की रिपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इंडिजीनियस फैक्टर इज डिविंडलिंग डोमेस्टिक गैस, आपकी जो रिसोर्सेज हैं, अब उनके डोमेस्टिक के जो गैस रिसोर्सेज है ना वो भी डिमिनिशिंग होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है उनके सप्लाई क्रंच का। फिर लोएस्ट गैस शॉर्टेज ऑन रिकॉर्ड। अब जो गैस शॉर्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस शॉर्टेज हो रही है वहाँ पे। और EU रशिया डायनामिक्स, ये तो हमें पता ही है, एक ये रीज़न है जो कि इंडिजीनियस फैक्टर है यूरोप के अंदर। ये यूक्रेन वॉर वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो एक फैक्टर है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वी नो ओनली दिस फैक्टर, क्योंकि हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, लिमिटेड स्टडी करेंगे तो हमें थोड़ा ही पता चलेगा। वी नीड टू डाइवर्स, वी नीड टू ब्रॉड आवर रीडिंग्स इन ऑर्डर टू नो मैनी थिंग्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अगर आगे आ गया अदर फैक्टर्स के अंदर, आपकी क्लाइमेट पॉलिसी का जो सीन है कि क्लाइमेट को इंश्योर करना है, जिस वजह से हम रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और रिन्यूएबल्स का इतना आउटपुट नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। अब हमारे पास जो जिसको आप LNG स्टोरेज कहते हैं, को जो सारी चीज़ें पाकिस्तान के पास टर्मिनल्स वगैरह नहीं है, इसी तरीके से उनके पास भी हैं तो बहुत, लेकिन उनके हिसाब से ये भी कम है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फार्मूलेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो भी रेंज में नहीं आ रही, वो भी एक्सीड करती जा रही है, और इस वजह से आपके सप्लाई क्रंच आ रहा है। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स जो कि जिन्होंने एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर को वो कराया है, वो हुआ। इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? इसके इम्पैक्ट सबसे पहले इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए, इसकी वजह से एनर्जी कंडक्टर की वजह से हमने देखा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, डबल डिजिट्स में जाती जा रही है।
फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास एनर्जी शॉर्टेज है तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। अच्छा, अब उनके हिसाब से वे फॉरवर्ड तो उन्होंने बहुत लंबा दिया था, मैंने जस्ट हेडिंग्स यहाँ पे उतारी हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटिक कलेक्टिव सॉलिडेरिटी मेजर्स। अब ये कह रहे हैं कि अब कलेक्टिव मेजर्स लिए जाएं यूरोपियन यूनियन एज अ होल, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट थी ना, तो उन्होंने कहा सॉलिडेरिटी मेजर्स लिए जाएं, ऑन वन प्लेटफॉर्म आके सारे डिसाइड करें और पॉलिसी मेजर्स बनाएं, ठीक है। फिर डिमांड साइड मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली डिमांड साइड मैनेजमेंट का सीन ये होता है कि जैसे अगर आपका ओवरऑल एक शाम के टाइम पे लोड पीक लोड जाता है ना, ये अगर ग्राफ है कंज्यूमर का टाइम के हिसाब से एनर्जी यूजेज का, तो वो कोशिश करते हैं डिमांड साइड पे इस पीक को ना, इस पीक की वजह से हमें कैपेसिटी इतनी लगानी पड़ती है अपने पावर प्लांट्स की ना, और ये बेस लोड कहलाता है, ये पीक लोड कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। ऑब्वियसली थोड़ा सा इंजीनियरिंग का भी टच देना चाहिए मुझे। खैर यहाँ पे सीन ये आता है कि ये जो पीक लोड है ना, इसको कोशिश करते हैं कि यार इसको डाइवर्ट करके ना हम एक बेस लोड की तरफ लेके जाएं, ठीक है, पीक कम करें, ताकि इस वजह से फिर आपको पता है जैसे पीक के चार्जेस भी ज़्यादा ही होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाती है, इंस्टॉल बड़े सिस्टम को अपने पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। सिंपल करके बता देता हूँ कि इस डिमांड साइड के पीक को मैनेज करना डिमांड साइड मैनेजमेंट कहलाती है, कि आप किस तरीके से पीक को अवॉइड करें, बेस लोड रन करने की कोशिश करें इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली या एफिशिएंटली रनिंग द पावर प्लांट। सही है, एक तो ये हो गया। फिर इसी वजह से यूजेज भी कम होगी, पावर प्लांट्स की नीड कम होगी, हमें ज़्यादा एनर्जी से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा उन्होंने बताया कि गैस इंपोर्ट्स की जाए, पाइपलाइंस की न्यू कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइपलाइंस के थ्रू हम गैस को मंगवाएं, अब वो किस तरीके से मंगवाएंगे ऑब्वियसली वो उन्होंने पूरा डिटेल लिखा होगा, अब इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है गैस इंपोर्ट्स क्या करें हम, LNG जो कि हम स्पॉट प्राइसेस, कतर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स किए हैं, जर्मनी ने बहुत लॉन्ग टर्म, जर्मनी ने अगले 15 साल के एग्रीमेंट्स कर दिए, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इन्होंने काम खराब कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान और उनके लिए इशू हो गया। लेकिन इन्होंने वे फॉरवर्ड ये बताया कि LNG को इंपोर्ट किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया व्हेन मैनेजिंग द ट्रांजिशन। बेसिकली ट्रांजिशन का जो पूरा मैंने एक वो कौन सा कर्व मैं एक्सप्लेन करा था अपनी क्लाइमेट वाली वीडियोस के अंदर, कि ट्रांजिशन जस्ट ट्रांजिशन की तरफ लेके जाना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एनर्जी ट्रांजिशंस हो सकती है, एनर्जी ट्रांजिशन एक साथ तो हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि रिन्यूएबल्स की कुछ इनर कैपेसिटी और लिमिटेडनेस है, उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो मैनेजिंग ट्रांजिशन का मतलब है कुछ हम अपने पूल को डाइवर्सिफाई करें, अपने एनर्जी पूल को कुछ हम रिन्यूएबल्स सोलर की तरफ लेके जाएं, ठीक है, कुछ हम लैंड की तरफ, कुछ हम विंड की तरफ लेके जाएं, कुछ वाटर की तरफ लेके जाएं, कुछ हम फ्यूल सेल की तरफ लेके जाएं। तो उस ट्रांजिशन को हमें थोड़ा रिन्यूएबल्स की तरफ रैपिड करना है और उसको मैनेज करना है, बेसिकली डाइवर्स करना है। नेक्स्ट आ जाता है कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, ठीक है। ऑयल मार्केट राइटनेस एक अलग फैक्टर था। कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमें रखने की ज़रूरत है, मतलब EU को क्या करने की ज़रूरत है कि एक कलेक्टिव रिजर्व्स बनाए, ठीक है। ओवरऑल सारे EU के कंट्रीज़ मिलके एक क्या करें, एक रिजर्व्स बनाना शुरू करें अपने पास, एक एक्स्ट्रा मनी का पूल बनाएं, ठीक है, जिस वजह से हम एनर्जी क्राइसिस को टैकल कर सकें। फिर आ जाता है कलेक्टिव एनर्जी क्राइसिस फंड, एक फंड बनाएं यूरोपियन यूनियन, जिसको एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए हम सब्सिडीज दें, अपने प्राइस कैप लगाएं। प्राइस कैप की बातें चल रही हैं, अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन प्राइस कैप का कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल सक रहा। फिर एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाएँ, फिर फ्लेक्सिबिलिटी करने की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है पावर एक्सचेंज और हाइड्रोजन की तरफ जाएँ, बैटरीज की तरफ जाएँ। हम फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि सारा आप फ्यूल सेल और इन सारी बैटरीज की तरफ, मतलब केमिकल एनर्जीज को यूज़ करना शुरू कर दें इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन की तरफ जाने के लिए। फिर आ जाता है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि मैंने पहले भी बताया कॉन्सेप्ट चल रहा है क्लाइमेट जस्टिस के अंदर। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, तो प्रॉपर तरीके से एक साथ आप ट्रांजिशन नहीं कर सके, आपने वो ट्रांजिशन करनी है जो कि इफेक्टिव हैं। ये नहीं कि जियो इंजीनियरिंग और इस तरह की जितनी एनर्जी ट्रांजिशन आप बोल रहे हैं उससे तो इफेक्टिव काम हो नहीं रहा है। क्लाइमेट का पूरा टॉपिक आ जाता है। एनर्जी मार्केट रिफॉर्म करने की जरूरत है और फ्यूचर एनालिसिस करके पॉलिसीज़ बनाने की जरूरत है। इन सारे पॉइंट्स को उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने तो सिर्फ यहाँ से पॉइंट्स उठाए हैं, क्योंकि वी नीड टू हैव अ बेसिक ओवरऑल, मतलब क्या कहते हैं, बिगर पिक्चर का आपको ना एनालिसिस आइडिया होना चाहिए, बर्ड्स आई व्यू होनी चाहिए आपकी, कि क्या यूरोप की एनर्जी क्राइसिस कनंड्रम है, बेसिकली क्या उनके हिसाब से कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल कुछ इंटरनल हैं, कुछ अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड हमने देख लिया। वैसे तो हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि यूक्रेन की वजह से हो रहा है एनर्जी क्राइसिस, ऑब्वियसली वो भी रीजन है, लेकिन देयर आर अदर रीजंस एज वेल, वी हैव डिस्कस्ड देम इन बेसिक, ऊपर से जो हमने डिटेल पढ़ ली। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड एनर्जी कंडम एंड कीप कनेक्टेड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।